पुमंग। पुमंग पुंकेसरों से मिलकर बनता है। प्रत्येक पुंकेसर फूल के नर जनन अंग होते हैं और एक तंतु तथा एक परागकोश। प्रत्येक पुंकेसर में एक तंतु और एक परागकोश होता है। प्रत्येक परागकोश प्राय द्विपालीवत होता है और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं और इन कोष्ठकों को हम परागकोश कहते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं। बंद पुंकेसर जनन करने में असमर्थ होते हैं और वह स्टेमिनॉइड कहलाते हैं, यानी कि स्टेमिनॉइड प्रकार के पुंकेसर जनन नहीं करते। पुंकेसर फूल के अन्य भागों जैसे दल अथवा कपास में ही जुड़े हो। जब पुंकेसर फूल के अन्य भागों से जुड़े रहते हो, जैसे जब दल से जुड़े होते हैं तो उनको हम दललग्न पुंकेसर कहते हैं। एपिपेटल्स। दललग्न पुंकेसरों को हम एपिपेटल कहते हैं और इसका एग्जाम्पल है बैंगन। और यदि जब पुंकेसर परिदल पुंज से जुड़े होते हैं तो उन्हें हम परिदलग्न कहते हैं, यानी कि एपीफिलस। एपीफिलस का मतलब होता है पुंकेसर परिदल से लगे हैं और एपीपेटल का मतलब होता है पुंकेसर दलों से लगे हैं। और एपीफिलस का एग्जाम्पल है लीली में। पुंकेसर संघों में पाए जाते हैं, समूहों में भी पाए जाते हैं। तो जुड़ने के आधार पर भी हम पुंकेसरों को 3 प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कि पुंकेसर एक गुच्छे अथवा एक बंडल में होते हैं तो उनको एक संगी कहते हैं और एक संगी का उदाहरण है गुड़हल। गुड़हल में एक संगी पुंकेसर पाए जाते हैं। फूल में पुंकेसर मुक्त होते हैं। जब पुंकेसर गुच्छे अथवा बंडल जैसी संरचना में पाए जाते हैं, जब पुंकेसर एक गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं तो उनको हम एक संगी पुंकेसर कहते हैं और गुड़हल में पाए जाते हैं। और जब 2 बंडलों में होते हैं तो उनको हम द्विसंगी कहते हैं। मटर में द्विसंगी पुंकेसर पाए जाते हैं। मटर में द्विसंगी होता है, गुड़हल में एक संगी होते हैं। और सिट्रस यानी नींबू के पौधे में पुंकेसर बहुसंगी होते हैं, यानी बहुत से बंडलों में पाए जाते हैं। और जब कुछ पुंकेसर ऐसे होते हैं जिनकी पुतंतुओं की लंबाई में भिन्नता होती है, जैसे कि सैल्विया तथा सरसों। सैल्विया और सरसों की पुतंतुओं की लंबाई में अंतर पाया जाता है। जायांग। जायांग पुष्प के मादा जनन अंग होते हैं और एक से अधिक ये एक अथवा अधिक अंडकों से मिलकर बनते हैं। जायांग में अंडक होते हैं और अंडक एक से अधिक भी हो सकते हैं तथा अंडक के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र तथा अंडाशय। अंडाशय का आधारी भाग फूला हुआ रहता है। अंडाशय का आधारी भाग फूला हुआ रहता है और इसके ऊपरी सिरे पर एक लंबी नली होती है जो वर्तिका कहते हैं। वर्तिका अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है। वर्तिकाग्र प्राय वर्तिका की चोटी पर होती है और पराग कण को ग्रहण करती है। प्रत्येक अंडाशय में एक से अधिक बीजांड हो सकते हैं जो चपटे गद्देदार बीजांडासन से जुड़े रहते हैं। यानी बीजांडासन कैसा होता है? चपटा तथा गद्दीदार होता है। जब एक से अधिक अंडक होते हैं तब वे
पृथक अथवा संयुक्त हो सकते हैं। मुक्त अंडपिको के उदाहरण है गुलाब और कमल। गुलाब और कमल में अंडप मुक्त होते हैं। और जब अंडप अलग अलग होते हैं तो इसको हम व्युक्तांडपी कहते हैं और इसको हम एपोकार्पस भी कहते हैं। और जब अंडप आपस में जुड़े रहते हैं तो इनको हम युक्तांडपी कहते हैं या सिनकार्पस कहते हैं। इसका उदाहरण है मटर, टमाटर। तो मटर और टमाटर में सिनकार्पस प्रकार के अंडप होते हैं, यानी जुड़े हुए अंडप होते हैं। निषेचन के बाद बीजांड से बीज बनता है तथा अंडाशय से फल का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं बीजांड न्यास। बीजांड न्यास क्या होता है? अंडाशय में बीजांड के लगे रहने का क्रम। अंडाशय में बीजांड के लगे रहने के क्रम को बीजांड न्यास कहते हैं, यानी कि प्लेसेंटेशन कहते हैं। बीजांड न्यास लगभग 5 प्रकार का होता है। सीमांत बीजांड न्यास, स्तंभीय बीजांड न्यास, भित्तीय बीजांड न्यास, आधारीय बीजांड न्यास और केंद्रीय बीजांड न्यास तथा मुक्त स्तंभीय बीजांड न्यास। अब हम देखते हैं सीमांत बीजांड न्यास। तो सीमांत बीजांड न्यास में बीजांड का बीजांडासन अंडाशय के अधर सीवन के साथ साथ एक कटक बनाता है और इस कटक पर बीजांड 2 कतारों में लगे रहते हैं। इसका उदाहरण है मटर। तो ये है हमारा सीमांत बीजांड न्यास। इसमें बीजांड है और बीजांड का बीजांडासन अंडाशय के अधर सीवन के साथ में एक कटक नुमा संरचना बनाते हैं और इस कटक नुमा संरचना पर बीजांड लगे रहते हैं 2 कतारों में। और मटर इसका उदाहरण है। और जब बीजांड का बीजांडासन अक्षीय होता है और अक्षीय बीजांडासन पर बीजांड लगे रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में अंडाशय बहुकोष्ठकी होते हैं। तब ऐसे बीजांड न्यास को हम स्तंभीय बीजांड न्यास कहते हैं। इसके उदाहरण है गुड़हल, टमाटर और नींबू। तो गुड़हल और टमाटर और नींबू में ये अंडाशय है पूरा। अंडाशय कई कोष्ठकों में बट जाता है और ये बीजांड है और ये स्तंभ पर लगे हुए हैं। और जो बीजांडासन कैसा होता है? अक्षीय स्तंभीय होता है इसमें। अब भित्तीय बीजांड न्यास। भित्तीय बीजांड न्यास में बीजांडासन अंडाशय की भीतरी भित्ति पर अथवा पर्दीय भाग में होता है। वहां पर बीजांड लगे रहते हैं और अंडाशय एक कोष्ठकी होता है, लेकिन आभासी पट बनने के कारण कोष्ठक में विभक्त हो जाता है। और ऐसी स्थिति पाई जाती है क्रूसीफेरी कुल के पौधे यानी सरसों तथा आर्जिमोन में देखने को मिलती है। तो यहाँ देखिए ये पूरा अंडाशय है। अंडाशय एक ही है, इसमें कोई विभाजन नहीं है। और जो बीजांड है वो परिधि पर लगे हुए, अंडाशय की भित्ति पर लगे हुए हैं, तो इसको हम भित्तीय बीजांड न्यास कहते हैं। अगर इसमें आभासी पट बन जाते हैं ऐसे बीच में से, तो इसको हम अंडाशय 2 भागों में बट जाता है। तो ऐसी स्थिति होती है सरसों और आर्जिमोन में पाई जाती है। अब हम देखते हैं अगला बीजांड न्यास है अक्षीय बीजांड न्यास। जब बीजांड केंद्रीय अक्ष में होते हैं, जब बीजांड का बीजांडासन केंद्रीय अक्ष में होता है तो और यह पुटीय नहीं होता, इसमें कोई पट नहीं होते, इसमें बीजांड है ये अक्ष पर लगे हुए हैं, इसको मुक्त अक्षीय या मुक्त केंद्रीय बीजांड न्यास कहते हैं, या मुक्त स्तंभीय या केंद्रीय बीजांड न्यास कहते हैं। इसमें कोई पट नहीं होते, इसमें बीजांडासन अक्ष पर होता है। तो ये स्थिति पाई जाती है
ये स्थिति होती है डाइएंथस और प्रिमरोज। डाइएंथस तथा प्रिमरोज में मुक्त स्तंभीय या मुक्त अक्षीय बीजान्यास होता है। अब हम देखते हैं अंतिम बीजान्यास है आधारीय बीजान्यास। इस प्रकार के बीजान्यास में बीजांड का बीजांडासन अंडाशय के आधार पर होता है और इसमें केवल एक ही बीजांड होता है। अंडाशय में केवल एक ही बीजांड होता है और इसका उदाहरण है सूरजमुखी और गेंदा। सूरजमुखी और गेंदा में एक ही बीजांड होता है। तो ये हमारा पूरा हुआ जायंग और जायंग की स्थितियां।